कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी कुछ जजेस के सामने खड़ा होता है। सामने से एक फीमेल जज हैरान होते हुए उससे पूछ रही थी कि तुमने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी? क्या तुमने किसी यूनिवर्सिटी के थिएटर प्रोग्राम से ग्रेजुएशन की हुई है या तुम विदेश से पढ़कर आए हो? एमसी ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि मैंने लोकल यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की हुई है और एक्टिंग करना मैंने खुद से ही सीखा है। तभी दूसरा जज, जो कि उसकी एक्टिंग स्किल्स से इंप्रेस हो चुका था, वो बोलने लगा कि ऐसी एक्टिंग कोई नौसिखिया नहीं कर सकता। सामने से हमारे एमसी ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए कहा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था। इतना बोल वो वहां से निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि प्लीज मेरी परफॉर्मेंस का वीडियो कहीं पर भी ब्रॉडकास्ट मत करना, वरना मैं तुम लोगों पर केस ठोक दूंगा। उसकी बात सुन उन जजेस का मुंह खुला का खुला ही रह गया। फिर उसके जाने के बाद वो फीमेल जज बोलने लगी कि उस लड़के ने थोड़ी ही देर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी। उसकी खुद से एक्टिंग सीखने की बात पूरी तरह से झूठ ही होंगी। वो दूसरा जज अभी भी एमसी की एक्टिंग में खोया हुआ बोल रहा था कि इसके जैसे मॉन्स्टर्स इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कम देखने को मिलते हैं। वहीं हमारा एमसी, जिसका कि नाम व्यूजीन होता है, वो बाहर बैठा हुआ एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। वो बोलने लगा कि उन लोगों ने मुझे अचानक ही एक्टिंग करने को बोला, इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन आखिर ये ब्लैक स्क्वायर क्या है? फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सुबह उठने पर वूजीन को अपने सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। उसे डिजी फील हो रहा था क्योंकि उसने पिछली रात बहुत ही ज्यादा पी ली थी। उसे यह भी याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंचा। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने पिछले दिन अपने गैंडे जैसे बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर दे मारा था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी रात पार्टी की थी। वुजीन ये सब याद करके परेशान हो गया। तभी उसका फोन बजने लगा। वुजीन ने अपने दोस्त यंग दे का कॉल देखकर उसे तुरंत ही पिक कर लिया। सामने से यंग दे पूछने लगा कि क्या तुम सही सलामत घर पे पहुंच गए? वुजीन उससे पूछने लगा कि कल रात को मैंने कितनी पी थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यंग दे ने उसे बताया कि पिछली रात तुम ड्रिंक करते हुए 30 मिनट के लिए कहीं गायब हो गए थे। फिर वुजीन यंग दे से पूछने लगा कि वैसे तुमने कॉल क्यों किया है? सामने से यंग दे ने बताया कि कल हमने अग्री किया था कि हम सुपर एक्टर के प्रिलिमिनरी ऑडिशन में साथ जाएंगे। वुजीन सुपर एक्टर की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गया। यंग दे ने उसे बताया कि सुपरस्टार एक पॉपुलर ऑडिशन रियलिटी शो है जिसे एसबीसी नाम की बड़ी कंपनी ब्रॉडकास्ट करती है। इस शो का गोल होता है हिडन स्टार्स को ढूंढना। ये शो रिसेंटली काफी ट्रेंड कर रहा है। इसमें ट्रेनीज से लेकर आम लोगों तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपना टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं। वुजीन यंग दे से बोलने लगा कि तुम तो कहते थे कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हारी हॉबी ही है, लेकिन अब क्या तुम इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हो? यंग दे ने उसे चुप होने को बोलते हुए बताया कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैंने पिछले दिन ही उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। अब अगले दिन इंटरव्यू और जजिंग का फर्स्ट राउंड होने वाला है। ये सुन वुजीन ने कहा कि मुझे पिछले दिन की कोई भी बात याद नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे से फीलिंग नहीं आ रही। सामने से यंग दे मिन्नतें करते हुए बोलने लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा हूं, प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। इसके बदले मैं तुम्हें तुम जितना चाहो उतना सांग्योपसाल और सोजू दिलवाऊंगा। ये सुन वुजीन थैंक यू बोलते हुए तुरंत ही तैयार हो गया। वहीं यंग दे उसके रिस्पॉन्स से चिढ़ गया। फिर उसने वुजीन को बताया कि अगले दिन के जजेस में होंग ये योन भी शामिल है। वुजीन उसका नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वुजीन होंग ये योन के बारे में सोचकर शर्माए जा रहा था। वो आखिर में यंग दे के साथ ऑडिशन की जगह पे पहुंच ही चुका था। यहां आधे से भी ज्यादा चेयर्स भरी हुई थी। वुजीन गॉडेस कही जाने वाली टॉप एक्ट्रेस योन से मिलने के ख्याल से काफी खुश था। फिर उसने अपने आगे की सीट्स की ओर इशारा करते हुए यंग दे से कहा कि चलो वहां बैठते हैं। लेकिन उसके पीछे चल रहा यंग दे उससे बोल रहा था कि मैं बहुत ही नर्वस हूं। ये सुन वुजीन ने पूछा कि भला इसमें नर्वस होने की क्या बात है? तुमने तो एक्टिंग क्लब में परफॉर्म भी किया हुआ है। फिर हमें कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यंग दे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वुजीन से बोलने लगा कि मुझे बहुत ही जोर से नंबर 2 लगी है। ये सुन वुजीन हैरान हो गया। उसने यंग दे को जल्दी से वॉशरूम जाने को बोला। यंग दे भागकर वहां से जाते हुए बोलने लगा कि अगर मेरा नाम लिया जाए तो मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करना। वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए कहा। यंग दे के वहां से चले जाने के बाद वुजीन हंसते हुए बोलने लगा कि भले ही ये नर्वस हो, लेकिन इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। क्या ये 3 मिनट से पहले वापस आ पाएगा? ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। अब वुजीन भी पैनिक होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये यंग दे अब तक आया क्यों नहीं? अगर उसका नाम लिया गया तो मैं क्या करूंगा? तभी एक बंदा ऑडिशन के लिए यंग दे का नाम पुकारने लगा। ये सुन वुजीन चौंक गया। फिर वो हंसते हुए खुद से बोलने लगा कि शायद मुझसे ही सुनने में कुछ गलती हो गई होगी।
तभी उस अनाउंसर ने दोबारा से यंग दे का नाम पुकारा। ये सुन वूजीन अपनी जगह पे ही जम गया। वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि कहीं वो कमीना यंग दे वॉशरूम में गिर तो नहीं गया ना। फिर वूजीन ने उस अनाउंसर के पास जाकर माफी मांगते हुए बताया कि मैं यंग दे का दोस्त हूं। यंग दे अभी वॉशरूम गया हुआ है, इसलिए मैं अभी जाकर उसे ले आता हूं। अनाउंसर ने उसे बताया कि सबसे पहली बारी तुम्हारे दोस्त की ही है, इसलिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुन वूजीन बोलने लगा कि ऐसे डिस्क्वालीफाई होना काफी शर्मनाक होगा। क्या तुम हमें थोड़ा और टाइम नहीं दे सकते? अनाउंसर अपने माइक पर किसी से इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगा। सामने से कुछ जवाब पाकर वो ईविल तरीके से स्माइल करने लगा। फिर उसने वूजीन को अपने साथ आने को बोलते हुए कहा कि यंग डे को देर होगी तो चलेगा। ये सुन वूजीन भी उसे थैंक यू बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वूजीन उस ऑडिशन वाले कमरे में जा पहुंचा। अनाउंसर ने उसे बताया कि ऑडिशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, इसीलिए प्लीज थोड़ी देर वेट करो, हम तुम्हें जल्द ही गाइड करेंगे। वहीं वूजीन इस सब से थोड़ा नर्वस हो चुका था। तभी उसकी नजर यॉन पर पड़ी। वो उसे देखकर अमेज्ड होते हुए सोचने लगा कि ये तो वाकई में काफी खूबसूरत है। तभी किसी बंदे ने उसकी ओर एक स्क्रिप्ट बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम ही यंग डे के दोस्त हो? आज का असाइनमेंट है इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग। तुम्हारे दोस्त को यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम भी इसे पढ़ सकते हो। जैसे ही वूजीन ने उस बंदे के हाथ से वो स्क्रिप्ट ली, उसे एक अजीब सा ब्लैक स्क्वायर दिखाई देने लगा। वो उसे देख हैरान होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये क्या चीज है। उसने क्यूरियस होकर उसे टच किया। ऐसा करते ही उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वूजीन उसके अंदर खींचता चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वो चारों ओर अपनी नजरें घुमाने लगा। वो मन ही मन बोलने लगा कि अभी तो मैं स्क्रिप्ट के बगल वाले ब्लैक स्क्वायर को टच कर रहा था। क्या मैं उसी के अंदर आ चुका हूं? क्या ये कोई मूवी है? तभी उसे अपने सामने एक स्क्रिप्ट दिखाई देने लगी। ये एक F ग्रेड की स्क्रिप्ट होती है, जिस पर लिखा था कि ये स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है और सिर्फ 10% ही पढ़ी जा सकती है। वूजीन उस स्क्रिप्ट को पकड़ते हुए सोचने लगा कि क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो मुझे उस बंदे ने दी थी। तभी स्क्रिप्ट पे कुछ नए शब्द दिखाई देने लगे। वूजीन उस स्क्रिप्ट पे दिए गए ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। फिर उसने सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जिसका टाइटल था डरा हुआ आदमी। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये एक डैमेज्ड स्क्रिप्ट है और सिर्फ 10% ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वूजीन अचानक से ये आवाज सुनकर चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या कोई है यहाँ? तुम कौन हो? तभी सिस्टम ने रीडिंग शुरू कर दी। वूजीन अचानक से खुद को किसी और जगह पे पाता है। वो अपने आसपास पहाड़ों जैसा कुछ देख सोचने लगा कि क्या ये कोई सपना है, लेकिन उसे फील हो रहा था कि ये सपने से कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। वूजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी अचानक उसे खतरा फील होने लगा। उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो अपना पूरा जोर लगाकर तेजी से वहां से भागने लगा। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो भाग क्यों रहा है, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे से उस परछाई ने उसे रुकने को बोला। तभी अचानक से वूजीन का पैर एक पेड़ में फंस गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। गिरने पर उसे हकीकत में दर्द होने लगा था। वहीं वो बंदा ये बोलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा कि तुम्हारी वजह से मुझे भूख लगी है। वूजीन चिल्लाते हुए मदद के लिए आवाज लगाने लगा। वो रोते हुए हाथ जोड़कर उस बंदे से खुद को न मारने के लिए मिन्नतें करने लगा। तभी कुछ फील करके वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उस बंदे ने वूजीन पर चाकू से हमला कर दिया था। चाकू लगते ही वूजीन दर्द के मारे चीखने लगा। वहीं वो बंदा वूजीन का खून निकलता देख हंसते हुए बोल रहा था कि इसे खत्म करके मैं पिज्जा खाऊंगा। वूजीन खुद को ब्रूटली टॉर्चर कर रहे बंदे के सामने एकदम बेसहारा था। वहीं असली दुनिया में वो अभी भी दर्द के मारे चीखे जा रहा था। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ देखा जा सकता था। वो जजेस के सामने ही जमीन पे गिर पड़ा। वहीं जजेस उसकी एक्टिंग देखकर हैरान हुए बैठे थे। युआन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं जमीन पे गिरा वूजीन मन ही मन बोलने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो इस बात से एम्बैरेस हो गया कि उसने उस ब्लैक स्क्वायर में हुई घटना के एक्सप्रेशंस यहाँ असली दुनिया में दिखा दिए थे। वो खुद से बोलने लगा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उससे इम्प्रेस्ड हो चुकी यियोन पूछने लगी कि तुमने ऐसी एक्टिंग कहाँ से सीखी? वूजीन यियोन की खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले मुझे इस एम्बैरेसमेंट से डील करना होगा। इतना सोच उसने चैड की तरह शो ऑफ करते हुए बताया कि एक्टिंग तो मैंने खुद के दम पर सीखी है। ये सुन वो दूसरा जज हैरान होकर बोलने लगा कि ऐसी एक्टिंग कोई नौसिखिए की नहीं हो सकती। वूजीन जो कि अंदर ही अंदर एम्बैरेस्ड फील कर रहा था,
उसने अभी भी सीरियस एक्ट करते हुए कहा कि मेरे लिए ये इतना भी मुश्किल नहीं था। इतना बोल वो तेजी से वहां से निकलने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने उन जजेस को वार्निंग दी कि अगर मेरी परफॉर्मेंस को ब्रॉडकास्ट किया तो मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगा। वो जजेस उसकी बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। फिर योन अपने पास बैठे बंदे से बोलने लगी कि उस लड़के की खुद से एक्टिंग सीखने की बात पक्का झूठ होगी। वो बंदा भी वूजीन जैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की बात सोचकर काफी एक्साइटेड था, और ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग का स्नोबॉल रोल करने लगा जिससे सिर्फ वूजीन ही अनअवेयर था। बाहर यंग दे हंसते हुए वूजीन के पास आने लगा। वूजीन ने उससे पूछा कि साले तुझे 2 नंबर में इतना टाइम कैसे लग गया? वैसे तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? यंग दे ने उसे बताया कि मुझे तो उन्होंने 15 सेकंड में ही भगा दिया। वैसे क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? वो लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। ये सुन वुजीन एम्बैरस होते हुए उसकी बात टालने लगा। फिर वो यंगदे की पकड़ी हुई स्क्रिप्ट की ओर इशारा कर पूछने लगा कि क्या ये वही स्क्रिप्ट है जो मुझे दी गई थी? यंगदे ने भी वो स्क्रिप्ट वुजीन की ओर बढ़ा दी। उस स्क्रिप्ट को टच करते ही वुजीन को वो ब्लैक स्क्वायर फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार उसे पता था कि अगर उसने इसे टच किया तो वो उस अजीब सी जगह पे पहुंच जाएगा। वो उसे देख सोचने लगा कि ये मेरी इमेजिनेशन या सपना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये हकीकत में एक्सपीरियंस किया था। अगर इस स्क्रिप्ट को देखा जाए तो ये वैसा ही है जैसा मैंने उन पहाड़ों में फील किया था। मैंने कुछ डरे हुए आदमी वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। क्या इसका मतलब ये है कि मैं स्क्रिप्ट में लिखी हर सिचुएशन हकीकत में एक्सपीरियंस कर सकता हूं? इतना सोच उसने यंगदे से पूछा कि क्या तुम्हारे घर पे ऐसी कोई और स्क्रिप्ट्स है? अगर हो तो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। यंगदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि लेकिन अचानक से क्या हो गया? थोड़ी देर बाद वो लोग यंगदे के घर पहुंच गए। वुजीन यंगदे के घर की बदबू से परेशान होकर बोलने लगा कि जल्दी से खिड़की खोल। ये सुन यंगदे भी बोलने लगा कि एक तो जनाब को अचानक से मेरे घर पे आना है और ऊपर से शिकायतें भी करनी है। फिर उसने एक कबर्ट में खोजते हुए वुजीन से पूछा कि वैसे तुम्हें अचानक से स्क्रिप्ट क्यों चाहिए? तुम तो टीवी भी नहीं देखते। वुजीन ने बताया कि बस मैं कुछ पता लगाना चाहता हूं। तभी यंगदे को कुछ ड्रामास और अनप्रोड्यूस्ड मूवी की स्क्रिप्ट्स मिल गई। जैसे ही वुजीन ने उस स्क्रिप्ट को पकड़ा, उसे फिर से वही ब्लैक स्क्वायर दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि इस बार मुझे टाइम भी चेक करना चाहिए। इतना सोच उसने ब्लैक स्क्वायर को टच करते हुए यंगदे से कहा कि मुझे ध्यान से देखना। यंगदे ने भी उसे ठीक है कहा। तभी वुजीन फिर से उस अनजान जगह पे पहुंच गया। उसे ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले उस व्हाइट स्क्वायर को देखने का डिसाइड किया। उसके टच करते ही वहां 2 व्हाइट स्क्वायर्स प्रकट हो गए। वुजीन ने सोचा कि लगता है जैसे जैसे मुझे नई स्क्रिप्ट्स या स्क्रीन प्लेज मिलते जाएंगे, वैसे वैसे इसका नंबर भी बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुझे यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इतना सोच वो वेट करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये देख वो अलग अलग चीजें बोलकर बाहर निकलने का ट्राई करने लगा, जैसे कि लॉग आउट, गो बैक, टर्न ऑफ, लेट मी आउट, एग्जिट। उसके एग्जिट बोलते ही वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया। उसके पास ही खड़ा यंगदे भी कंफ्यूज्ड होकर पूछने लगा कि तुम ऐसे अचानक से अपनी जगह पर जम क्यों गए थे? वहीं वुजीन अपना मोबाइल देख सोचने लगा कि मैं उस ब्लैक स्क्वायर के अंदर 5 मिनट तक रहा था, लेकिन यहां रियल वर्ल्ड में टाइम बिल्कुल भी नहीं बदला है। यंगदे अभी भी उसे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना? तभी उसका फोन बजने लगा। यंगदे कॉल उठाकर उस बंदे से बातें करने लगा। उसने फुसफुसाते हुए वुजीन को बताया कि ये सुपर एक्टर की पीढ़ी तुमसे बात करना चाहती है। इतना बोल उसने फोन वुजीन को थमा दिया। वुजीन, जो कि पहले की बातें याद कर शर्मा चुका था, उसने धीमी आवाज में हेलो कहा। सामने से उस लेडी ने वुजीन को बताया कि हम तुम्हें इसीलिए कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि तुमने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि तुम अपने दोस्त के साथ आए थे, लेकिन आखिर में तुम ही पास हो गए। क्या तुम सुपर एक्टर में फिर से आना चाहोगे? ये सुन वुजीन सोचने लगा कि कहीं ये लोग मुझे पागल बनाने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इतना सोच उसने फिर से चैड की तरह एक्ट करते हुए सीरियस टोन में कहा कि मैं नहीं आना चाहता। वो तो मैं बस टाइम पास के लिए ही आया था। ये सुन वो लेडी ऑकवर्ड होकर सोचने लगी कि अगर इस बंदे की टाइम पास में की गई एक्टिंग भी इतनी अच्छी थी, तो इसके सीरियसली एक्टिंग करने पे क्या होगा? इतना सोच वो वुजीन से बोलने लगी कि तुम कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो रहे हो। वुजीन ने उसे बताया कि यही सच है, इसीलिए इस बात को भूल जाओ। लेकिन वो मन ही मन उससे अपना पहले किया हुआ नॉनसेंस भूलने के लिए मिन्नतें करने लगा। वहीं वो लेडी सोच रही थी कि अगर इसे टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया तो ये तुरंत ही फेमस हो जाएगा। ये एक अफसोस की बात है कि ये लड़का ऐसा करना नहीं चाहता। इतना सोच उसने वुजीन को बताया कि ठीक है, मैं तुम्हारी ऑडिशन की फुटेज को डिलीट करवा दूंगी।
वूजीन ने पूछा कि लेकिन क्या मुझे वो फुटेज मिल सकती है जहां मैंने एक्टिंग की थी? उस लेडी ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें मैसेज के थ्रू वो वीडियो भेज दूंगी। वूजीन ने उससे अग्री करते हुए थैंक यू बोला और इसके बाद उस लेडी ने कॉल काट दिया। तभी अचानक पीछे से उस जज की आवाज सुनकर वो चौंक गई। वो बंदा उससे पूछने लगा कि क्या ये वही पहले वाला लड़का था? उस लेडी ने उसे बताया कि हाँ, लेकिन वो बोल रहा था कि उसने ये सब सिर्फ मजे के लिए ही किया था और वो दूसरे राउंड के लिए वापस नहीं आने वाला। ये सुन वो बंदा हंसने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने उस लेडी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? वहीं दूसरी ओर अपने घर पे वूजीन थकान के मारे लेटा हुआ था। उसे यंगदे के घर कुछ और चीजें भी चेक करनी थी। उसने याद किया कि कैसे उस सुपर एक्टर की पीडीकेआई कॉल की वजह से यंगदे एकदम पागल सा हो गया था। उससे बचने के लिए वूजीन जल्दी से वहां से भाग निकला था, लेकिन इससे उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पता चली थीं। सबसे पहला कि जब वो ब्लैक स्क्वायर में एंटर होता है तो रियल वर्ल्ड में टाइम थम जाता है। दूसरा ये कि उसके अलावा बाकी के लोग उस ब्लैक स्क्वायर को नहीं देख पाते। और तीसरा ये कि उस अजीब जगह से बाहर निकलने के लिए एग्जिट बोलना पड़ता है। वूजीन ने सोचा कि अब जबकि मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंफर्म कर ली है तो मुझे वो काम भी निपटा देना चाहिए जो मैं पहले कर रहा था। एलिगेंट फर्स्ट डॉटर और थग प्रोसिक्यूटर कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। मुझे अब इन 2 स्क्रिप्ट्स और एक स्क्रीन प्ले को भी देख लेना चाहिए। फिर वो अपने फोन पे कुछ सर्च करते हुए सोचने लगा कि मैं इस फोन को ब्लैक स्क्वायर में तो नहीं ले जा सकता। मुझे पहले उन ड्रामास की रेटिंग्स और बेसिक डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। थग प्रोसिक्यूटर की रेटिंग 7.1% है और एलिगेंट फर्स्ट डॉटर की रेटिंग 2.7% है। इतना चेक करने के बाद उसने वापस से उस ब्लैक स्क्वायर में जाकर कंफर्म करने का डिसीजन लिया। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, यहां उसे 3 स्क्रिप्ट्स दिखाई देने लगी थी। उन्हें ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि इन स्क्रिप्ट्स का ग्रेड ई और सी था। ये देख वूजीन सोचने लगा कि आखिर इन ग्रेड्स का क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं लगता कि ये स्क्रिप्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्या ये पॉपुलैरिटी या परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता होगा? अगर ऐसा है तो क्या ये उन स्क्रिप्ट्स या स्क्रीन प्लेस को भी चेक कर पाएगा जो अभी तक पब्लिकली रिलीज ही ना हुए हों? इतना सोच वूजीन ने पहले मिला हुआ वो अनप्रोड्यूस्ड स्क्रीन प्ले चेक करने का डिसाइड किया, लेकिन कुछ देखकर वो हैरान रह गया। ये मूवी जिसका अभी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था, वो बी ग्रेड की थी। वूजीन सोचने लगा कि बी ग्रेड मेरी अब तक की देखी हुई स्क्रिप्ट्स में सबसे हाईएस्ट है। यंगदे ने भी पहले मुझे बताया था कि ये एक अनप्रोड्यूस्ड स्क्रीन प्ले है। लगता है मैं उन स्क्रिप्ट्स का भी ग्रेड चेक कर सकता हूं जिनका प्रोडक्शन अभी चल रहा हो। इतना जानकर वूजीन ने वहां से एग्जिट कर लिया। फिर उसने उस डिटेक्टिव वाली स्क्रिप्ट को अलग रख लिया। उसने सोचा कि मुझे जो स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो चुकी है उनसे ही शुरुआत करनी चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। सुपर एक्टर की पीडी ने उसे वो एम्बैरसमेंट से भरा वीडियो भेज दिया था। वूजीन ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सोचा कि मुझे इसे देखना ही होगा। ऐसा लग रहा है कि इसे देखकर मुझे वॉमिट हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने वो वीडियो स्टार्ट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वीडियो शुरू हो गया जिसमें वो दर्द के मारे चीख रहा था। वहीं दूसरी ओर कोई लड़की भी यही वीडियो देख रही थी। वो वूजीन की एक्टिंग देखकर हैरान हो चुकी थी। उसने सरप्राइज्ड होते हुए पूछा कि क्या ये लड़का पहले भी हकीकत में चाकू से घायल हो रखा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई ऐसे एक्सप्रेशंस कैसे दिखा सकता है? उस बंदे ने उस लड़की को राइटर पार्क यूनमी बुलाते हुए कहा कि जरा इसकी एक्सप्रेसिवनेस को तो देखो। क्या इसे देखने पर तुम्हारे दिमाग में कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा? ये सुन यूनमी अपने टेबल पे पड़े हुए कुछ कागज देखने लगी। उसमें से एक कागज सोसियोपैथ कैरेक्टर बनाने के लिए उसके बिहेवियरल एनालिसिस पे बेस्ड था। यूनमी उस सोसियोपैथ कैरेक्टर को इमेजिन करने लगी। वो खुश होते हुए सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि मुझे ये कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग है। ये रोल मेरे एम्बिशन से भरा हुआ है और मैं इसे एक्सप्रेस करने के लिए कोई सही एक्टर नहीं ढूंढ पा रही थी। मुझे एक बार उस लड़के से खुद मिलना होगा। वहीं वूजीन अभी भी वही वीडियो देख रहा था। उसने वीडियो में खुद की एक्टिंग देखते हुए कहा कि ये तो मैंने जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। मैं एक्टिंग में इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मेरी पहली राउंड को क्लियर करने वाली बात झूठ नहीं थी? क्या मैंने वाकई में उसे अपनी एक्टिंग के दम पर क्लियर कर लिया था? वो इमेजिन करने लगा कि कैसे उसने एकदम चैड की तरह बोला था कि मेरे लिए एक्टिंग करना उतना भी मुश्किल नहीं है, मैं एक जीनियस हूं। और उसकी बात सुनकर वो जजेस शॉक्ड रह गए थे। वूजीन ये सब याद करके शर्माते हुए सोचने लगा कि मैंने तो सिर्फ अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए ही ऐसे सीरियस एक्ट किया था, लेकिन शायद उन लोगों को मैं कोई जीनियस लगा होऊंगा। खैर, वैसे भी अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिलने वाला, इसीलिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल मुझे इस अजीब से स्पेस एक्सपेरिमेंट को फिनिश करना चाहिए। इसमें अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। सबसे पहले मैं पिछली बार की तरह स्क्रिप्ट्स को यूज करूंगा,
लेकिन मैं फिर से चाकू से मरना नहीं चाहता। ऐसे ही रात बीत जाती है और दूसरा दिन निकल आता है। वुजीन की हालत पूरी रात एक्सपेरिमेंट करने की वजह से खराब हो चुकी थी, लेकिन वो पहले की तरह फॉगी फील नहीं कर रहा था। अब उसकी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला कि उसे स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स के हर एक डायलॉग याद हो गए थे। न सिर्फ डायलॉग, बल्कि कैरेक्टर के पांचों सेंसेस, इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स, सब कुछ उसके अंदर समा गया था। ये ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसने जिस कैरेक्टर की एक्टिंग की हो, उसकी दुनिया उसके खुद के अंदर समा गई हो। वो हंसते हुए सोचने लगा कि ऑस्ट्रेलिया जाकर काम करने की जगह यहां रहकर एक्टर बनना उतना बुरा भी नहीं होगा। ऐसी जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि ये कॉल किसी अननोन नंबर से था। उसके फोन उठाकर हेलो बोलने पर सामने वाले बंदे ने पूछा कि क्या तुम वूजीन हो? मैं प्रोड्यूसर सोंग मानवू बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? वूजीन को भी याद आ गया कि ये वही बियर्ड वाला बंदा है जो जजिंग पैनल में बीच में बैठा हुआ था। मानवू हंसते हुए पूछने लगा कि क्या हम थोड़ी देर में मिल सकते हैं? वूजीन को समझ नहीं आया कि ये उससे मिलना क्यों चाहता है, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम मुझे मिलने का कारण बताओ तो मैं कुछ सोचूंगा। सामने से मानवू ने कहा कि ये बातें फोन पे डिस्कस करना थोड़ा ऑकवर्ड है। मैं चाहता हूं कि ये बातें हम साथ बैठकर करें। ये सुन वूजीन बोलने लगा कि मैं सिर्फ 4 बजे ही फ्री हूं। मानवू ने ये सुन खुश होते हुए बताया कि मेरे साथ कुछ और लोग भी आएंगे। अगर मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूं तो क्या तुम खुद से वहां पहुंच जाओगे? वूजीन ने कहा कि हाँ ठीक है। ये सुन मानवू ने थैंक यू बोलते हुए बाद में एड्रेस भेजकर 4 बजे मिलने की बात कहकर कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है। यंगदे ने कहा था कि ये सब इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं, चलो देखते हैं कि ये कितने फेमस हैं। इतना सोच वो उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगा। वुजीन ये जानकर सरप्राइज हो गया कि ये लोग काफी फेमस थे। वो पूछने लगा कि आखिर ये लोग मुझसे मिलना क्यों चाहते होंगे। आई होप कि ये लोग मुझे फिर से एक्टिंग करने के लिए ना बोले। कुछ वक्त बाद अपनी जगह पे परेशान खड़ा वुजीन मन ही मन बोलने लगा कि मेरा शक सही था। उसके सामने बैठा मानवू मुद्दे की बात पर आते हुए बोल रहा था कि पिछले दिन तुमने जो एक्टिंग दिखाई थी वो डायलॉग पे फोकस्ड नहीं थी, राइट? मैं तुम्हारी मोनोलॉग परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं। यहां मानवू के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। वो सब एक टक वुजीन को घूरने लगे। ये देख वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि ये क्या बकवास है। मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा। वो अंदर ही अंदर पैनिक करते हुए सोच रहा था कि अभी तो मुझे एक्टिंग शुरू किए मुश्किल से 1 ही दिन बीता है। मुझे बस चुप रहना चाहिए। मानवू ने वुजीन को आगे बताया कि तुम चाहो तो टैबलेट में देखकर भी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। जैसा तुम्हें सही लगे वैसे ही इंटरप्रेट करो। वुजीन टैबलेट को देख मन ही मन गलियाने लगा, क्योंकि उस पे ब्लैक स्क्वायर अपीयर नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ब्लैक स्क्वायर के बिना मैं उस स्पेस के अंदर नहीं जा पाऊंगा। लगता है वो चीज सिर्फ कागज की स्क्रिप्ट पे ही काम करती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उस स्पेस को एक्सेस नहीं कर पाया तो ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि मेरी एक्टिंग स्किल्स झूठी थीं। वुजीन परेशान होकर सोचने लगा कि अब तो मेरे लग गए। अब मैं क्या करूं? लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता भी है? क्या एक्टिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मेरी जिंदगी रिस्क में डालना जरूरी है? क्योंकि आखिर में मैं हूं तो एक आम आदमी ही जिसे एक्टिंग की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे ऑनेस्ट रहना चाहिए। इतना सोच वो कुछ बोलने लगा। सारे जज पूरे ध्यान से उसे ही देख रहे थे। वुजीन ने कहा कि आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तब एक बिल्ली मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर मानवू और यियोन हैरान रह गए। वो वुजीन की बकवास सुन सोचने लगे कि ये तो ट्रैश है। मानवू ने सोचा कि ये तो किसी एस्पायरिंग एक्टर से भी गया गुजरा है। यियोन सोच रही थी कि ये तो पिछले दिन इसने जो दिखाया था उससे बिल्कुल उल्टा है। यूनमी भी सोचने लगी कि फर्स्ट ईयर का एस्पायरिंग एक्टर भी इससे 100 गुना अच्छा एक्ट कर लेगा। वहीं वुजीन अभी भी कुछ बकवास किए जा रहा था। वो मन ही मन बोल रहा था कि मैं इसे खत्म करके जल्दी से घर जाना चाहता हूं। फिर उसने वापस से अपना चैट मोड ऑन करते हुए मानवू से कहा कि अब जबकि मैं पकड़ा जा चुका हूं तो मैं अब घर जाना चाहता हूं। ये सुन मानवू सोचने लगा कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। वुजीन अभी भी चैट बना बैठा था। उसकी आंखें एकदम सीरियस थीं। तभी मानवू कुछ समझते हुए मन ही मन बोलने लगा कि ओह, अब मैं समझा। ये लड़का अभी एक्टिंग ना कर पाने की एक्टिंग कर रहा है। ऐसा सोच वो वुजीन से पूछने लगा कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती? इतना बोल वो सोचने लगा कि ये पक्का एक्टिंग के जरिए अपनी नाखुशी दिखा रहा है। वहां बैठे बाकी लोग भी ये सुन सोच में पड़ गए कि क्या ये एक्टिंग ना जानने की एक्टिंग कर रहा था। वहीं वुजीन इस बात से क्लूलेस था कि भला एक्टिंग ना कर पाने का एक्ट कैसा होता है। वो मानवू को देख सोचने लगा कि मैं तो यहां से निकलने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बंदे ने फिर से कुछ अजीब बातें करना शुरू कर दिया। शायद इस बियर्ड वाले बंदे को कोई गलतफहमी हुई है।
क्या ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके हिसाब से मैं एक जीनियस हूँ? लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी सिग्मा मेल वाली इमेज बनाए रखनी होगी। वुजीन ने उन्हें बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही मुझे एक्टिंग करने को बोल दिया। मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना बोल वुजीन अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये देख मानवू उससे माफी मांगने लगा। वो झिझकते हुए वुजीन को बताने लगा कि मैं सबको तुम्हारी एक्टिंग दिखाना चाहता था, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज तुम वापस बैठ जाओ। ये सुन वुजीन अपनी नाखुशी दिखाते हुए वापस बैठ गया। ये देख मानवू ने चैन की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस मॉन्स्टर को ऐसे ही नहीं खो सकता। फिर उसने सीधा मुद्दे की बात पे आते हुए वुजीन को बताया कि हम लोग एक नए ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं और मैं इसमें तुम्हें एक एक्टर के तौर पे कास्ट करना चाहता हूं। वुजीन ने टफ एक्ट करते हुए सोचा कि क्या इसने मुझे सिर्फ कास्ट करने के लिए यहां तक बुलाया। तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। ड्रामा में काम करने की बात सोच वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया, लेकिन उसने ये एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। तभी यूनमी ने उसके सामने एक स्क्रिप्ट रखते हुए बताया कि ये इस स्क्रिप्ट का फर्स्ट पार्ट है। हम ये स्क्रिप्ट पहली बार किसी आउटसाइडर को दिखा रहे हैं। प्लीज इसमें से जो भी रोल तुम्हें पसंद आए उसे चुन लो। मानवू ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि हम लोग तुम जितना चाहो उतना वेट कर सकते हैं, चाहे फिर वो 10 मिनट हो या 30 मिनट। प्लीज आराम से स्क्रिप्ट पढ़ो और उसमें से कोई रोल सिलेक्ट करके उसकी कुछ लाइंस परफॉर्म कर दो। यूनमी वुजीन को देख मन ही मन बोलने लगी कि इसका रोल पहले ही डिसाइड हो चुका है, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे एक्ट करेगा। वुजीन भी ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ मिनट्स बीत जाते हैं। वुजीन ने अपना रोल चूज करके उन्हें बताया कि मैं असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल करना चाहता हूं। मैं वो डॉग वाला सीन परफॉर्म करूंगा। ये सुन यूनमी और मानवू दोनों ही हैरान रह गए। यूनमी बोलने लगी कि ये तो वही सोसियोपैथ कैरेक्टर है जो मुझे ड्रामा में चाहिए था। ये रोल अभी किसी को असाइन तो नहीं किया गया, लेकिन इस लड़के ने बिना किसी हेजिटेशन के इतना मुश्किल रोल कैसे चूज कर लिया। तभी वुजीन ने वो स्क्रिप्ट नीचे रख दी। ये देख यूनमी ने पूछा कि क्या तुम इसे बिना देखे कर पाओगे। वुजीन ने एक चैट की तरह उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन यूनमी इम्प्रेस्ड होकर सोचने लगी कि क्या इसने इतना जल्दी अपनी लाइन से लेकर स्टेज डायरेक्शंस, इमोशंस और बाकी सब कुछ समझ लिया। तभी मानवू ने कहा कि चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इतना बोल वो सोचने लगा कि चलो देखते हैं कि इस बार ये मॉन्स्टर हमारे सामने किस तरह की एक्टिंग स्किल्स प्रेजेंट करता है। फिर वुजीन अपने मुंह पे हाथ रखकर एकदम शांत हो गया। तभी उसकी आंखें कुछ देखकर जैसे चमक उठी। उसका पूरा ऑरा ही बदल गया। मानवू और यूनमी भी उसकी आंखों और ऑरा में आए इस चेंज को देखकर शॉक्ड रह गए। वो सोचने लगे कि क्या ये इतना जल्दी इस कैरेक्टर के इमोशंस समझ भी गया। वहीं वुजीन हंसते हुए बोल रहा था कि पहले तुम जाओ। तभी कुछ देखकर वो एकदम सीरियस हो गया। मानवू और यूनमी भी एकटक उसे ही देख रहे थे। तभी वुजीन बोलने लगा कि ये तो कुत्ते की टट्टी है। वहीं हमें सब स्पेस का सीन दिखाया जाता है। वुजीन का पैर किसी कुत्ते की टट्टी पे पड़ गया था। उसके आसपास की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। अब तक जो उसे ऑर्डिनरी लग रहा था वो अब किसी फेरी टेल जैसा होने लगा था। तभी वुजीन की नजर एक डॉग पर गई। ऐसा लग रहा था कि सपनों में भी एक अलग ही दुनिया हो। तभी वुजीन को ऐसा फील हुआ कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो उस डॉग के सामने बैठते हुए बोलने लगा कि तो तू यहां था कमीने, तुम काफी क्यूट और एकदम स्क्वॉशी हो। इतना बोल उसने अपना हाथ बढ़ाकर हल्के से उस डॉग को पोक किया। फिर वो उसे अपने हाथों से ही नोचते हुए एक साइकोपैथ की तरह बोलने लगा कि मैं तुम्हें इतना नोचना चाहता हूं कि चारों तरफ उसके छींटे उड़े। वुजीन ये सब एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कर रहा था। तभी सीन फिर से रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। वुजीन ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उन हैरान खड्डे जजेस को बताया कि ये खत्म हो चुका है। उन जजेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वुजीन इतना खतरनाक कैरेक्टर रिजेंबल कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा है मानो असिस्टेंट मैनेजर पार्क खुद हमारे सामने खड़े हों। यूनमी मन ही मन बोल रही थी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लिखने के पीछे मैंने दिन रात मेहनत करके खून पसीना सब बहाया है। मुझे लगा नहीं था कि कोई इस कैरेक्टर को जिंदा कर पाएगा, लेकिन इस वुजीन नाम के एक्टर ने मुझे गलत साबित कर दिया। किसी की एक्टिंग मेरी राइटिंग से भी बेहतर हो ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। मैंने इतनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी है कि अब मैं उससे ऊब चुकी हूं। मैंने योन जैसे बहुत सारे टॉप एक्टर्स भी देखे हैं, लेकिन इस लड़के जैसा एक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इस वुजीन को खो नहीं सकती। वहीं वुजीन परेशान होते हुए सोच रहा था कि ये रोल बहुत ही भद्दा है, या फिर कहा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क की पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मुझे काफी सारे अजीब से कलर्स दिखाई दे रहे थे। इस स्क्रिप्ट का नाम है प्रोफाइलर हारियांग।
फिर हमें कुछ मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूमिन वूजिन को स्क्रिप्ट देते हुए बता रही थी कि हम ये स्क्रिप्ट पहली बार किसी आउटसाइडर को दे रहे हैं। प्लीज इसमें से कोई एक रोल चूज करके एक्ट करो। वूजिन को उनकी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने ब्लैक स्क्वायर को टच करते हुए सोचा कि अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके ऐसा करते ही वो उस सब स्पेस में पहुंच गया। उसने चैन की सांस ली कि अब वो आराम से सोच सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक एक्टर के तौर पे कास्ट करना चाहते हैं। उसने सोचा कि शायद वो लोग मुझे मेरी अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स की वजह से ही कास्ट करना चाहते हैं। फिर उसने स्क्रिप्ट की ओर देखते हुए सोचा कि मैंने जो एक्सपीरियंस यहाँ सब स्पेस में गेन किया है वो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव है। तभी वो ग्रेड ए की स्क्रिप्ट देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या ग्रेड ए हाईएस्ट होता है या इससे भी ऊपर कोई ग्रेड होता होगा। खैर, मुझे लगता है कि इसकी व्यूअर रेटिंग कम से कम उसी ग्रेड की मूवी थक प्रोसिक्यूटर से 2 गुना होगी। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन इस स्क्रिप्ट की मदद से मैं तीनों ही ग्रेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। प्रोफिलर हार्यांग, क्या ये एक क्राइम जेनर है? क्या इन्होंने मेरे लिए कोई रोल चूज कर रखा है? क्या इसमें कोई छोटा रोल नहीं है? अगर देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर इन जैसे इंडस्ट्री के बड़े लोगों से इवैल्यूएशन पा सकता हूं। इतना बोल वूजीन उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगा। उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए थे। उसने सोचा कि जिन कैरेक्टर्स का नाम टॉप पे है वो इस ड्रामा के मेन लीड होंगे और उनके काफी सारे सीन्स भी होंगे। इसीलिए मुझे ये जो लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर पार्क का छोटा रोल है उसे ही सेलेक्ट करना चाहिए। इतना बोल उसने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वूजिन को पता नहीं था कि उसकी एक्टिंग कैसी थी। वो उन जजेस का इवैल्यूएशन पाने के लिए काफी एक्साइटेड था। तभी यूनमी सीरियस चेहरे के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। वूजिन घबराते हुए सोचने लगा कि ये मेरे पास क्यों आ रही है? ये काफी डरावनी है। क्या ये गुस्से में है? तभी यूनमी ने वूजिन के दोनों हाथ पकड़ लिए, जिससे वो चौंक गया। यूनमी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज इस असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल को एक्सेप्ट कर लो। वो खुश होते हुए वूजिन से बोलने लगी कि इस रोल को सिर्फ तुम ही ले सकते हो। वहीं पास खड़ा मानवू उन्हें देखते हुए सोच रहा था कि लगता है राइटर यूनमी काफी एक्साइटेड हो चुकी है। ये ऐसे ही रेकलेसली किसी को कास्ट कैसे कर सकती है? हालांकि मैं इसे समझ सकता हूं। वो पक्का इस मॉन्स्टर को सीज कर लेना चाहती है। वहीं अंदर ही अंदर वूजिन की हालत खराब हुए जा रही थी। वो यूनमी के अचानक खुद का हाथ पकड़कर इतनी बड़ी ऑफर देने से काफी ओवरवेल्म हो चुका था। फिर उसने यूनमी को देख सोचा कि इसके रिएक्शन से ये बात तो साफ है कि वो सब स्पेस वाकई में इनक्रेडिबल है। इतना सोच उसने वापस से सिग्मा मेल बनते हुए यूनमी से अपना हाथ छुड़वा लिया। तभी मानवू ने यूनमी को शांत करवाते हुए बताया कि पहले मैं वूजिन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। फिर वो वूजिन से बोलने लगा कि तुमने कहा था कि एक्टिंग करना तुमने इस सुपर एक्टर के ऑडिशन के लिए खुद के दम पर सीखा है, राइट? वैसे तुम्हें ये करते हुए कितना वक्त हो चुका है? वूजिन बेचारे का तो एक्टिंग की दुनिया में ये सिर्फ दूसरा ही दिन था, लेकिन उसने फिर से चैड की तरह एक्ट करते हुए कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे ये सब करते हुए कुछ वक्त बीत चुका है। ये सुन मानवू उसे देख सोचने लगा कि कुछ वक्त से इसका क्या मतलब? जिस हिसाब से इसने कुछ ही देर में स्क्रिप्ट पढ़कर असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल इतने बढ़िया तरीके से किया है, उससे तो लगता है कि ये लड़का कम से कम पिछले 10 साल से एक्टिंग कर रहा होगा। इसका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बात का प्रूफ है। भला इसने अपना टैलेंट दिखाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? ये सब सोचते हुए मानवू ने वूजिन से पूछा कि तो तुमने ये सेल्फ स्टडी कहाँ से की है? भले ही तुमने इसे खुद के दम पर सीखा हो, लेकिन किसी की भी अकेले कुछ कर पाने की एक लिमिट होती है। इस अचानक से किए गए सवाल से वूजिन सोचने लगा कि अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आगे से मानवू खुद के ही सवाल का जवाब देते हुए बोलने लगा कि अगर किसी को तुम्हारे जैसे एक्टर के बारे में पता होता तो डायरेक्टर्स तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते और तुम किसी स्मॉल थिएटर से भी नहीं लगते। तो फिर क्या तुमने इसकी स्टडी विदेश से की है? वुजीन विदेश की बात सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। उसने सोचा कि अब बातें और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं। तभी योन ने उससे कहा कि अगर किसी रीजन से तुम ये चीज बताना नहीं चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वुजीन को भी ये आइडिया सही लगा। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वो मन ही मन योन को थैंक यू बोलते हुए सोच रहा था कि मैंने ऐसे सीक्रेट रीजन का ऑप्शन चूज किया है जो हकीकत में एग्जिस्ट भी नहीं करता। वहीं मानवो कोई रीजन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर ये सुपर एक्टर शो में आया है तो ये रीजन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं इस इनक्रेडिबल मॉन्स्टर को खो नहीं सकता। फिर उसने वुजीन से दूसरा सवाल किया कि तुमने ये असिस्टेंट मैनेजर पार्क का ही रोल क्यों चूज किया? बाकी के रोल्स को एनालाइज करना तुम्हारे लिए और भी आसान होता। यूनमी भी ये बात जानने के लिए काफी क्यूरियस थी।
वूजीन ने उन्हें बताया कि मैंने इसे इसलिए चूज किया क्योंकि इस रोल का सीन सबसे छोटा था। ये सुन वो तीनों ही भौचक्के के रह गए। यूनमी हैरान होते हुए सोचने लगी कि क्या इसने इतना मुश्किल रोल सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि इसका सीन छोटा था। भले ही ये छोटा हो, लेकिन इसे एनालाइज करके एक्ट करना बाकियों से 10 गुना मुश्किल है। मानवू भी मन ही मन पूछने लगा कि आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या दिक्कत है। कोई भी नॉर्मल बंदा असिस्टेंट मैनेजर पार्क जैसे रोल को अवॉइड करना चाहेगा। क्या ये लड़का एक जीनियस है या अजीब? यून भी सोचने लगी कि ये लड़का पक्का शो ऑफ कर रहा है। ये ऐसा दिखाना चाहता है कि ये रोल उसके लिए बहुत ही ईजी है। वहीं वोजीन ने परेशान होकर सोचा कि लगता है इन लोगों के दिमाग में कुछ अजीब चीजें चल रही हैं। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। इतना सोच उसने तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारी ऑफर पे विचार करूंगा। अब मैं जा रहा हूं। इतना बोल वो उस कमरे से बाहर निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। तभी उसका फोन बजने लगा। ये यंग दे का कॉल होता है। वूजीन के फोन उठाने पर यंग दे तुरंत ही बोलने लगा कि चलो आज शाम को मिलते हैं। मैंने तुम्हें मीट की ट्रीट देने की प्रॉमिस भी तो की थी, राइट? और हाँ, वो तुमने मुझसे जो स्क्रिप्ट और सिनारियो लिए थे वो भी मुझे वापस लौटा देना। वूजीन ने उसे ठीक है कहा। इसके बाद वो लिफ्ट बुलाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। योन उससे पूछने लगी कि तुमने कास्टिंग की ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? वूजीन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गया। योन अपनी खूबसूरती के साथ उसे ही एकटक देखे जा रही थी। वूजीन अंदर ही अंदर योन के खुद का नाम लेने पर काफी खुश हो चुका था, लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पे ना दिखाकर एक सिग्मा मेल की तरह एक्ट करते हुए बताया कि जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। फिर उसने सोचा कि अगर इतना एरोगेंट एक्ट करने के बाद भी मैंने ये ऑफर तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली होती तो इन्हें मुझ पर शक हो जाता, और ऊपर से अगर मैंने उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं कूल कैसे दिखता। तभी योन ने उसके पास आकर पूछा कि क्या तुम किसी एजेंसी से एसोसिएटेड हो? इससे वूजीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा कि इसकी खूबसूरती कोई मजाक की चीज नहीं है, लेकिन उसने वैसे ही चैट की तरह एक्ट करते हुए उसे सीधा ना में जवाब दिया। ये सुन योन पूछने लगी कि ऐसे कैसे, तुम किसी एजेंसी में क्यों नहीं हो? वुजीन ने बताया कि नहीं है तो नहीं है। क्या इसके पीछे कोई रीजन होना जरूरी है? योन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम वाकई में विदेश गए थे? इस बार वुजीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख योन परेशान होकर सोचने लगी कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैंने ये पूछकर गलती कर दी। इतना सोच उसने वुजीन से माफी मांगी और आगे पूछा कि वैसे तुम्हारी एज कितनी है? वुजीन ने बताया कि 27 साल। ये सुन योन हंसते हुए बोलने लगी कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूं। फिर उसने आगे पूछा कि तो इसका मतलब तुम किसी एजेंसी का हिस्सा नहीं हो, राइट? वुजीन, जिसका कि ध्यान लिफ्ट के ओपन हो रहे दरवाजे पर था, उसने योन को एक छोटा सा हाँ में जवाब दिया। फिर योन उसे बाय बोलते हुए कहने लगी कि तुम्हें दोबारा प्रोजेक्ट में देखकर मुझे काफी खुशी होगी। वुजीन ने बंद हो रहे दरवाजे के बीच से उस पर एक हल्की सी नजर मारी, लेकिन दरवाजा बंद होते ही उसकी सारी हवा निकल गई। वो योन से आमने सामने बात करने के ख्याल से ही पिघल गया। ऐसे ही रात हो जाती है। यूनमी और मानवू कुछ लोगों के साथ बैठे हुए अभी भी वुजीन के परफॉर्मेंस की वीडियो देख रहे थे। मानवू के पास बैठा बंदा बोलने लगा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा अच्छा होगा। ये सुन मानवू ने कहा कि ऐसा लगता है मानो वो एक्टिंग से बहुत ही ज्यादा ऊपर हो, राइट? और क्या तुमने ये चीज नोटिस करी कि वो कैसे सीन खत्म करने के बाद वापस से नॉर्मल हो जाता है? वो रोल्स के बीच बड़ी आसानी से स्विच कर लेता है। यहां तक कि कुछ बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स के पास भी ऐसी टेक्निक नहीं होती, और इस लड़के ने ये सब सेल्फ स्टडी से अचीव कर लिया। मैं नहीं जानता कि इसे अमेजिंग कहा जाए या क्रेजी। वहीं यूनमी भी अपने पहले किए गए बिहेवियर से थोड़ा एम्बैरस फील कर रही थी। वो बोलने लगी कि अब मैंने इस लड़के की इतनी ग्रेट एक्टिंग देख ली है, अगर उसने इस असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? वुजीन के अलावा और कौन इस स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई कर पाएगा? मानवू ने भी उसकी बात से अग्री किया। तभी वो दूसरा बंदा बोलने लगा कि वुजीन की एक्टिंग तो अमेजिंग है, लेकिन वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मानवू को उसकी बात समझ नहीं आई। उस बंदे ने आगे कहा कि आपकी और राइटर यूनमी की इस इंडस्ट्री में काफी बड़ी रेपुटेशन है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कास्टिंग के लिए मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल ऑफर किया तो वो लोग दौड़े चले आएंगे। कोई भी नॉर्मल बंदा इस ऑफर को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता। क्या ऐसे में आपका उस एरोगेंट लड़के को लेना जरूरी है? मानवू गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि वो लड़का पहले से ही ऐसा है। आजकल के इन जेनजी बच्चों का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर है। वो बंदा बोलने लगा कि लेकिन फिर भी
असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई छोटा रोल नहीं है, ये एक सपोर्टिंग रोल है। आखिर इसमें इतना सोचने की क्या ही जरूरत है? मानवू ने भी कुछ सोचते हुए पूछा कि क्या इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ रीजन होगा। अरे हाँ, शायद वो अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो हमें खुद की वैल्यू समझने का वक्त दे रहा है। ये सुन वो बंदा पूछने लगा कि क्या आप एक्टर की फीस की बात कर रहे हैं? लेकिन हम उसके जैसे बेनाम बंदे को कितनी ही फीस देंगे? आई होप कि ये बात सच ना हो। मानवू ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब मैं इतना डेस्परेट हूं। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। तभी उसके पास बैठी यूनमी बोलने लगी कि मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बात सच है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि पैसों को लेकर कोई कंजूसी मत करना। उसकी इतनी खतरनाक नजरें खुद पर पाकर वो बंदा सोचने लगा कि क्या ये मुझे धमकी दे रही है। मानवू ने भी उस बंदे को जनरल मैनेजरली बुलाते हुए कहा कि भले ही ये बात सच हो या नहीं, लेकिन क्या उसकी वैल्यू के हिसाब से पैसे देना ही सही नहीं होगा? मैनेजरली झिझकते हुए बोलने लगा कि हमें प्रोडक्शन के बारे में भी सोचना होगा। अगर हम आपकी बात मान लें तो इससे पूरी इंडस्ट्री में अफवाहें फैल सकती है। मानवू ने उसकी बात सुन कहा कि चलो अफवाहों को ध्यान में रखकर एक काम करते हैं, हम उसे एवरेज से ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज भी इंक्लूड कर देते हैं। वो उतना तो स्मार्ट होगा ही कि उसे खुद की एक रीजनेबल प्राइस पता हो। मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। इसके बाद उसने अपना फोन उठाते हुए कहा कि अब जबकि ये डिसाइड हो ही गया है तो चलो उसे भी कॉल करके पूछ ही लेते हैं। इतना बोल उसने वूजीन को कॉल लगा दिया। उसके कॉल उठाने पर मानवू ने पूछा कि वूजीन, क्या तुमने कोई डिसीजन लिया? कहीं तुम अपीयरेंस फीस की वजह से तो नहीं झिझक रहे ना? मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, अब जबकि हम भी असिस्टेंट मैनेजर के रोल का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही फाइनलाइज करना चाहते हैं, तो तुम इस बारे में आज के दिन सोच लो। फिर अगले दिन हम मिलकर इसकी प्रैक्टिकल कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद तुम डिसीजन ले सकते हो। वूजीन ने उसे ठीक है कहा। फिर मानवू ने उसे अगले दिन सुबह 10 बजे वापस से उसी जगह आने को बोलकर कॉल काट दिया। वहीं वूजीन को समझ नहीं आ रहा था कि मानवू ने ऐसे अचानक से कॉल करके फीस के बारे में बात क्यों की। उसने सोचा कि मुझे यंगदे से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोच वो एक बार में जा पहुंचा। यंगदे वहीं एक टेबल पर बैठा हुआ था। वूजीन ने भी उसे पहले ली हुई स्क्रिप्ट और सिनेरियो वापस लौटा दिया। यंगदे उससे पूछने लगा कि क्या तुमने इसे पढ़ा भी था या ऐसे ही भेल खाने के लिए ले गए थे? वूजीन ने उसे बताया कि हाँ भाई, पढ़ा था। उसने मन ही मन कहा कि मैंने उस डिटेक्टिव एजेंसी वाली स्क्रिप्ट की कॉपी भी निकलवा ली है। फिर वो यंगदे से पूछने लगा कि क्या ये बात सच है कि डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन नहीं होने वाला? यंगदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मेरे एक पहचान के बंदे ने बताया था कि कोई इन्वेस्टर अचानक से उसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गया है। लगता है कि उसके ऑडिशंस भी होंगे। ये सुन वूजीन ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब वो थिएटर में भी रिलीज होंगी? यंगदे ने उसे नामे जवाब देते हुए बताया कि ये तो कोई कमर्शियल भी नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म है। काफी सारी कमर्शियल फिल्म्स भी थिएटर तक नहीं पहुंचती, शॉर्ट फिल्म की तो बात ही छोड़ दो। और ऊपर से उसका डायरेक्टर भी कोई पॉपुलर बंदा नहीं है। वूजीन ने पूछा कि क्या होगा अगर वो फिल्म अच्छे से निपट जाए तो? यंगदे ने बताया कि अगर शॉर्ट फिल्म सक्सेसफुल हो जाए तो उसे पब्लिक एग्जीबिशंस या फिल्म फेस्टिवल्स जैसे कि रेड ड्रैगन फिल्म फेस्टिवल या स्पेशल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में कुछ अवार्ड्स मिलेंगे। वुजीन ने आगे पूछा कि तो इसका मतलब कि तुम नहीं जानते कि डिटेक्टिव एजेंसी के पीछे कौन सी प्रोडक्शन या मूवी कंपनी है? यंगदे पूछने लगा कि लेकिन तुम अचानक से इस फील्ड में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो गए? मैं तुम्हें बाद में फिल्म स्पेशलिस्ट कम्युनिटी की लिंक भेज दूंगा, तुम वहां पर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता लगा सकते हो। ये सुन वुजीन ने उसे थैंक यू कहा। फिर उसने आगे यंगदे से पूछा कि अगर तुम कोई बेनाम एक्टर हो और कोई बड़ा पीडी या एक अमेजिंग राइटर तुम्हें कास्ट करे तो तुम क्या करोगे? यंगदे उसके अजीब से सवालों से सरप्राइज्ड हो गया। फिर वो बोलने लगा कि ऐसा होना कोई चमत्कार से कम नहीं है, इसे चमत्कार कहना भी कुछ ज्यादा हो जाएगा। अगर सच कहूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी एक हिट होने वाले ड्रामा में किसी नौसिखिए को तो नहीं लेगी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे एक्टर्स किसी भी रोल को प्ले करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने कनेक्शंस या किसी और तरीके से भी उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बेनाम एक्टर को ऐसा करने का चांस मिले तो उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये सुन वुजीन परेशान होते हुए मन ही मन बोलने लगा कि भाई, ऐसा बंदा तेरे सामने ही बैठा है। फिर उसने यंगदे से पूछा कि चलो मान लो कि वो बेनाम एक्टर तुम होते तो फिर तुम कितनी फीस लेते? यंगदे ने बताया कि ये अगर मैं होता तो मैं थैंक यू बोलकर चुपचाप जितने मिले उतने ले लेता। आमतौर पे नौसिखियों को पर एपिसोड के 30,000 वॉन मिलते हैं, लेकिन अगर मुझे 3,000 वॉन दिए जाए तो भी मैं तैयार हो जाऊंगा। वुजीन 3,000 की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर वो परेशान होते हुए सोचने लगा कि
अगर ये सही में सिर्फ 3,000 ही निकले तो मैं क्या करूंगा? फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां वूजीन मानवू से मिलने पहुंच चुका था। वहां पर मैनेजर ली ने उसे जल्दी से अपने पीछे आने के लिए बोला। खुद के प्रति उसका ऐसा बिहेवियर देख वूजीन सोचने लगा कि ये इतना रूड क्यों एक्ट कर रहा है? क्या ये मुझे हेट करता है? तभी मैनेजर ली ने लिफ्ट बुलाते हुए वूजीन से कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे पास प्रोडक्शन के मामले में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी जैसा फीस का निगोशिएशन होने वाला है वो मेरे लिए भी पहली बार है। बेचारे वूजीन को तो ये भी नहीं पता था कि उसे यहाँ फीस निगोशिएट करने बुलाया गया है। मैनेजर ली ने वूजीन से आगे कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अभी जो तुम कीमत सुनने वाले हो वो एवरेज से भी ज्यादा होंगी। सच कहूं तो मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन पीडी और राइटर इसके लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन इस पर काफी सारे लोगों की नजरें होंगी, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि पहले से ही अफवाहें फैलना अच्छा नहीं होता। मैं ये सिर्फ पीडी से मीटिंग के पहले तुम्हें हेल्प करने के लिए बोल रहा हूं। उसकी बात सुन वूजीन सोचने लगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही काइंड लगता है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए चिंतित है। इतना सोच उसने मैनेजर ली को बताया कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर वो मैनेजर ली के पीछे जाते हुए सोचने लगा कि यंग दे के कहे मुताबिक मुझे कम से कम 3,000 वॉन मिल जाए तो भी काफी होगा। लगता है मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी मैनेजर ली ने दरवाजा खोलते हुए पीडी मानवू को बताया कि मैं वूजीन को ले आया हूं। मानवू ने उसे वेलकम करते हुए अपने पास बैठने को कहा। फिर उसने वूजीन की ओर एक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हुए कहा कि इसे चेक कर लो। वैसे तो इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं वो है अपीयरेंस फीस। ये सुन वूजीन कॉन्ट्रैक्ट उठाकर पढ़ने लगा। तभी कुछ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मानवू ने भी उसे बताया कि तुम्हारी अपीयरेंस फीस होंगी 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड। तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है? वहीं वूजीन के अंदर ही अंदर 2.5 मिलियन वॉन की बात सुनकर होश उड़ चुके थे। वो मन ही मन बोलने लगा कि मुझे नहीं पता कि यह टैक्स काट कर है या बिना टैक्स के, लेकिन ये मेरी पूरे महीने की सैलरी से भी ज्यादा है। वहीं बाहर से वूजीन अभी भी एकदम सीरियस होकर बैठा था। ये देख मानवू सोचने लगा कि क्या इसे ये कम पड़ रहे हैं, ये ज्यादा रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? वैसे अगर सोचा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल कोई आसान काम भी नहीं है। इतना सोच उसने वूजीन को बताया कि वैसे तो नौसिखियों को पर एपिसोड 20 से 40,000 दिए जाते हैं, लेकिन तुम काफी सारे मामलों में स्पेशल हो और मुझे लगता है कि तुम्हें एक नौसिखिए की तरह ट्रीट करना ठीक नहीं होगा। 2.5 मिलियन वॉन के साथ ही तुम्हें और एडिशनल फीस भी मिलेगी, जैसे कि रीरन, यूट्यूब वगैरह वगैरह। वैसे तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैनेजर पार्क पहले 4 एपिसोड में अपीयर होने वाले हैं, और अगर वो आगे के एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स या सपनों के जरिए अपीयर हुए तो उसके भी तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर तुम्हें 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम मिलेगी। वूजीन ने अपना चैट मोड ऑन करते हुए कहा कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर 1 करोड़ वॉन की बात सुन पगलाए जा रहा था। वो सोचने लगा कि तो फिर यियोन जैसे टॉप एक्टर्स को कितने पैसे मिलते होंगे? तभी मानवू ने उससे आगे कहा कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो पूरे ड्रामा के 1 करोड़ तो छोड़ो, लेकिन जल्द ही तुम्हें पर एपिसोड के करोड़ों मिलने लगेंगे। ये सुन वूजीन सोचने लगा कि क्या इसका मतलब जो चीज मैं सिर्फ आर्टिकल्स और न्यूज में पढ़ता था वो मेरे साथ भी होगा? तभी मानवू ने पूछा कि तो बताओ 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड कैसे रहेंगे? ये सुन वूजीन मन ही मन बोलने लगा कि वैसे ये कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिए क्यूरियस हूं कि मेरी अभी की वर्थ कितनी है। ये सवाल सीधे सीधे पूछ लेना ही सही होगा। इतना सोच उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या मेरी वर्थ सिर्फ 2.5 मिलियन वॉन पर एपिसोड ही है? ये सुन मानवू सोचने लगा कि लगता है ये इतने पैसों से थोड़ा नाखुश है। वो युनमी को याद करते हुए सोचने लगा कि अभी के लिए कुछ पैसे बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसे खुद के लिए सीज करना ही होगा। इतना सोच उसने वूजीन से कहा कि चलो ठीक है, मेरी खुद के नजरों में तुम्हारी वर्थ 3.5 मिलियन है, लेकिन ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी और कास्टिंग प्रोसेस भी शामिल की जाएगी। वहीं मैनेजर लू हैरान होकर मानवू को देखे जा रहा था। मानवू ने आगे वूजीन से पूछा कि क्या अब ये अच्छा लग रहा है? वूजीन ने कहा कि हाँ, मेरे लिए इतना इनफ है। ये सुन मैनेजर ली ने चैन की सांस ली। फिर वो वूजीन को कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने लगा। उसने बताया कि प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा का पूरा स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है। फिर वो वूजीन को स्टाफ, सेट कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टर, प्रोडक्शन, प्रमोशन, तेजी से इंफॉर्मेशन पोर करना, इन सब चीजों के बारे में समझाने लगा। वूजीन ने यह सब समझने का नाटक किया, लेकिन हकीकत में मैनेजर ली की सारी बातें उसकी सिर से बाउंसर बॉल की तरह जा रही थीं। मानवू ने वूजीन को बताया कि मैं तुम्हें ऑफिशियल स्क्रिप्ट की बुक भेज दूंगा। अगर उसका तीसरा पार्ट आया तो उसके लिए भी मैं कांटेक्ट करूंगा। यूजुअली तो हम उसे एजेंसी के थ्रू भेजते हैं, लेकिन तुम किसी एजेंसी के साथ नहीं हो, राइट? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। मानवू ने कहा कि कोई बात नहीं,
ये उतना भी ज्यादा इनकन्वीनियंट नहीं होगा और तुम्हें कोई एजेंसी ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा रिलीज होगा, पूरी इंडस्ट्री अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी, या क्या पता उससे पहले भी आ जाए। अब से तुम्हें सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस ही करनी होगी। मैं तुम्हें स्क्रिप्ट का पहला पार्ट अभी दे दूंगा, इसलिए प्लीज असिस्टेंट मैनेजर पार्ट का रोल प्ले करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करना। इसके बाद वुजीन वहां से बाहर निकल आया। उसे अभी भी अंदर हुई डील पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कास्टिंग हो चुकी है और अब वो एक एक्टर बन चुका है। वो सोचने लगा कि तो क्या इसका मतलब कि अब लोग मुझे टीवी पर देखेंगे? क्या मुझे भी खुद का एक मैनेजर मिलेगा? ये बहुत ही कूल होगा। और ऊपर से मुझे एक एजेंसी भी ढूंढनी होगी। शायद यंग दे इसमें मेरी मदद कर सकता है। लेकिन यंग दे से पूछने पर उसने बताया कि उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी काफी स्ट्रांग सहारा देती है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही स्ट्रिक्ट भी होती है। वहीं छोटी एजेंसी में भले ही सहारा कम मिलता हो, लेकिन उसमें फ्रीडम ज्यादा रहती है। वुजीन सोचने लगा कि मुझे एजेंसी चूज करने का मौका कब मिलेगा। उसने याद किया कि कैसे उसके ये सब सवाल पूछने पर यंग दे सस्पिशियस हो गया था। तभी उसका फोन बजने लगा। उस पर अपनी माँ का नाम देख वुजीन ने सोचा कि मुझे ये बात अपने पेरेंट्स को भी बतानी होगी। हालांकि उनकी बेटी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना सोच उसने कॉल पिक कर लिया। सामने से उसकी माँ पूछने लगी कि क्या तुमने जॉब बदल दी है? वुजीन ने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। माँ, मुझे लगता है कि मैं एक एक्टर बनने वाला हूं। ये सुन फोन पे सन्नाटा छा गया। वुजीन अपनी माँ को आवाज लगाने लगा। तभी उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, क्या तुम पागल खाने में जाना चाहते हो? ऐसे ही वुजीन को असिस्टेंट मैनेजर पार्क का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए 2 दिन बीत गए। इंडस्ट्री में इस बात की अफवाहें फैलना ऑलरेडी शुरू हो चुकी थीं, लेकिन इन सब में अभी वुजीन का नाम बाहर नहीं आया था। इंडस्ट्री के लोग उसे हिडन एक्टर नाम से जानने लगे थे। प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा बहुत सारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज और एंटरटेनमेंट एजेंसीज के बीच काफी सिग्निफिकेंट था। इन सब की शुरुआत सी ब्लू स्टूडियो यानी कि SBS प्रोडक्शन कंपनी से ही एस्केलेट होने लगी थी। इसकी शुरुआत प्रोफाइलर हारियांग के कुछ 100 लोगों के स्टाफ मेंबर्स से हुई थी। इसके बाद ये अफवाहें बाकी की जगह जैसे कि मीडिया, एंटरटेनमेंट कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस में भी फैलने लगी थी। अपने हिडन नेम के साथ वुजीन का इंडस्ट्री में नाम बनना शुरू हो गया था, लेकिन वुजीन इस बात से पूरी तरह से बेखबर था। अपने घर पे बैठा वुजीन खुद से पूछ रहा था कि क्या मुझे प्रोफाइलर हारियांग के बाकी के रोल्स को भी एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उस डिटेक्टिव एजेंसी नाम की शॉर्ट फिल्म के बारे में पता लगाना होगा। इतना सोच वो यंग दे की लिंक भेजी हुई कम्युनिटी पे जाकर पोस्ट्स पढ़ने लगा। उसने सोचा कि यहाँ दी गई हर इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं होती, इसलिए मुझे इस पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाला आर्टिकल थोड़ा क्रेडिबल लगता है, इस पर काफी सारे व्यूज और कमेंट्स हैं। इसके बाद वुजीन उस पोस्ट में दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सर्च करने लगा। थोड़ी देर बाद वुजीन सोच रहा था कि यंग दे के कहे मुताबिक इस शॉर्ट फिल्म का सीन काफी मुश्किल लग रहा है। आखिर में मुझे सिर्फ कंपनी का एड्रेस और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही मिली। क्या मुझे डिटेक्टिव एजेंसी पे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन मुझे उसका सिनारियो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो टीवी ड्रामास को उनकी रेटिंग्स के हिसाब से जज किया जा सकता है, लेकिन डिटेक्टिव एजेंसी शॉर्ट फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई। वो अभी के लिए तो B ग्रेड पर है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में काफी क्यूरियस हूँ। मैंने सुना है कि टॉप टियर के एक्टर्स भी ऐसे छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही किसी छोटे प्रोजेक्ट जैसे कि शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें स्पॉट ही अवेलेबल ना हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए तो सीधा फिल्म की कंपनी पे जाना ही एकमात्र ऑप्शन है। फिर वो सोचने लगा कि मैंने डिटेक्टिव एजेंसी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और इस नए ड्रामा को भी संभाल लिया है। अब मुझे उस सब स्पेस में जाकर स्क्रिप्ट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देना चाहिए। इतना सोच वुजीन ने उस ब्लैक स्क्वायर को टच करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। वुजीन सोचने लगा कि भला इस वक्त किसका कॉल आया होगा। तभी स्क्रीन पे कॉल करने वाले पर्सन का नाम पढ़कर वो समझ गया कि ये उसकी बहन है। ये देख वो बोलने लगा कि इसने मुझे सालों तक एक भी बार कॉल नहीं किया और अब इसे माँ से पता चला होगा कि मैं एक एक्टर बनने जा रहा हूँ। वुजीन अपनी बहन को खुद पर हंसता हुआ इमेजिन कर बोल रहा था कि ये पक्का मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही कॉल कर रही है। मैं नहीं उठाने वाला इसका कॉल। तभी फोन दोबारा जोर जोर से बजने लगा। इससे वुजीन इरिटेट हो गया। वो फोन पकड़ते हुए चिल्लाने लगा कि क्या ये पागल वागल हो गई है? क्या ये मुझसे डांट खाना चाहती है? तभी वो स्क्रीन पे किसी और का नंबर देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या मेरी बहन दूसरे नंबर से कॉल कर रही है? इतना सोच उसने कॉल उठा लिया। सामने से आवाज आई कि मैं योन बात कर रही हूं। यह सुन वुजीन शॉक्ड रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टॉप एक्ट्रेस योन ने सीधा उसे कॉल किया है। वो इस बात से काफी एक्साइटेड हो चुका था। फिर उसने खुद को थोड़ा संभाला।
इसके बाद वो अपना चैट मोड ऑन करके मोबाइल पे हेलो बोलने लगा। सामने से योन ने बताया कि मैंने सुना है तुमने असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल एक्सेप्ट कर लिया है। स्टाफ के बीच में भी इस बारे में काफी रूमर्स फैल रहे हैं और सब लोग क्यूरियस हैं। वुजीन ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या? योन उसे हाँ में जवाब देते हुए बोलने लगी कि असिस्टेंट मैनेजर पार्क के रोल के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वुजीन तुम अपनी पहली ही स्क्रिप्ट रीडिंग पे पॉपुलर हो जाओगे। सारे लोग यही सोचेंगे कि वो कोई फेमस एक्टर होगा, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि इस एक्टर के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं है तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। मैंने सोचा कि मैं ये बात तुम्हें बता देती हूँ। तो फिर चलो अब स्क्रिप्ट रीडिंग पे मिलते हैं। वहीं वुजीन योन की हंसने की आवाज सुन शर्माने लगा। फिर उसने योन को हाँ में जवाब देकर उसकी मेहनत के लिए थैंक यू कहा। यह सुन योन पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो अभी आराम कर रही हूं। फिर कॉल कटने के बाद वुजीन टॉप एक्ट्रेस योन का नंबर पाकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो इस बात से काफी खुश था कि योन ने उसे उसके नाम से बुलाया और उसके साथ इंडस्ट्री की बातें भी शेयर की। वुजीन ने सोचा कि इंडस्ट्री के लोगों ने मेरे फैमिली वालों से बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट किया। इतना बोल वो याद करने लगा कि कैसे उसके एक्टर बनने की बात सुनकर उसकी माँ उसे पागल खाने में भेजने की बात कर रही थी और उसे यकीन था कि उसकी बहन भी पक्का उसका मजाक उड़ा रही होगी। फिर उसने इन सब बातों को साइड में रख उस ब्लैक स्क्वायर को देखते हुए कहा कि अब मुझे जाकर डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगानी चाहिए। तभी सीन किसी बार पे शिफ्ट होता है। मानवू किसी को शीन दोंग चून बुलाकर आवाज लगाने लगा। उसे देख दोंग चून ने कहा कि तुम हमेशा की तरह फिर से लेट आए हो, क्या तुम ऐसे ही काम चलाओगे बड़े भाई? मानवू ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था और ऊपर से प्रोफाइलर हारियांग की स्क्रिप्ट मीटिंग भी काफी लेट हो गई थी। ये सुन दोंगचून बोलने लगा कि लगता है प्रोफाइलर हारियांग रिसेंटली काफी चर्चा में है। राइटर यूनमी भी काफी बिजी होंगी। वैसे कितनी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है? मानवू ने बताया कि रफली 2 से 3 एपिसोड जितना हो चुका है। फिर वो दोंगचून की प्लेट देखते हुए पूछने लगा कि तुम सोजू के साथ सिर्फ किमची ही क्यों खा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही मिजरेबल एक्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी मिजरेबल हो जाएगी। ये सुन दोंगचून बोलने लगा कि यार तुम तो मेरी हालत ऑलरेडी जानते ही हो। मेरी अभी की सिचुएशन वाकई में मिजरेबल है, तो फिर भला मैं अच्छा होने का नाटक क्यों ही करूं? उसकी बातें सुन मानवू ने पूछा कि अबे गधे, क्या तुमने अपनी स्पिरिट पूरी तरह से खो दी है? हम दोनों एसबीसी में एक ही ड्रामा डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और हमने पीडी के तौर पे भी अच्छी खासी फिल्मोग्राफी कर रखी है। क्या तुमने एसबीसी इसीलिए छोड़ा था कि तुम ऐसे बहाने बना सको? तुमने वो टफ डिसीजन इसलिए लिया था ताकि तुम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सको और मूवीज बना सको। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ब्रेक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन तुम जल्द ही सक्सेसफुल हो जाओगे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी मूवी के लिए इन्वेस्टर भी मिल गया है। वैसे तुमने जो स्क्रीन प्ले लिखा है उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दोंगचून ने बताया कि डिटेक्टिव एजेंसी। उसका नाम डिटेक्टिव एजेंसी है और वो एक शॉर्ट फिल्म है। मानवू ने आगे कहा कि मैंने सुना था कि इस डिटेक्टिव एजेंसी वाले प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन का कॉस्ट कुछ 3 करोड़ जितना आने वाला है। सामने से दोंगचून ने बताया कि ये अभी फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये शायद 4 करोड़ वोन तक भी पहुंच सकता है। लेकिन बात यह है कि वो इन्वेस्टर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है और वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के बदले फिल्म का रोल उनके एक्टर को दे दें। वो चाहते हैं कि हम फिल्म में कुछ नौसिखियों को इंक्लूड करें और फिर मेल लीड का रोल उनके एक्टर पार्क जुंग ह्यूक को दे। पार्क जुंग ह्यूक का नाम सुनकर मानवू चौंक गया। वो हैरान होकर दोंगचून से पूछने लगा कि क्या तुम उसी जुंग ह्यूक की बात कर रहे हो जिसने अपना करियर हेवी ड्रिंकिंग और फाइट्स में इन्वॉल्व होकर बर्बाद कर दिया था? क्या इसका मतलब ये है कि जीजीओ एंटरटेनमेंट ही इन्वेस्टर है? ये तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपने एक्टर का फैलाया हुआ रायता साफ करने के लिए तुम्हारा यूज कर रहे हैं। वो उसे फिर से बॉटम से स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ये सुन दोंगचून बोलने लगा कि अगर वो बंदा मेल लीड के तौर पे कास्ट हो गया तो फिर भले ही डिटेक्टिव एजेंसी को लोगों से कितने ही पॉजिटिव रिव्यूज मिले, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा उसका क्लीन अप प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी। मैंने इतने सालों तक अपनी घिसकर इसलिए मेहनत नहीं करी कि उससे मैं किसी कमीने का फैलाया हुआ रायता साफ करूं। ये सुन मानवू ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें एक एक्टर से मिलवाऊं? सामने से दोंगचून बोलने लगा कि लेकिन तुम्हारे सारे एक्टर्स तो टॉप लेवल के हैं ना? मानवू ने कहा कि वो टॉप लेवल के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट या शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट्स को नहीं देखते। यहां तक कि योन भी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट्स को एक्सेप्ट करती है। लेकिन मैं जिस एक्टर को तुमसे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूं वो कोई टॉप लेवल का एक्टर नहीं है, वो कोई और ही है। दोंगचून ने पूछा कि भला ऐसा कौन है? मानवू ने बताया कि ये ऐसा बंदा है जिसे अपने ड्रामा में कास्ट करने के लिए हमने काफी पापड़ बेले हैं। उसका नाम है कांग वुजीन। वो इस इंडस्ट्री में नया है, इसलिए तुम उसे नहीं जानते होंगे। ये सुन दोंगचून बोलने लगा कि लगता है इस नौसिखिए का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन चूंकि वो तुम्हारे ड्रामा से जुड़ा हुआ है इसलिए उसका ज्यादातर फोकस उस पर ही होगा।
क्या ऐसे में वो एक शॉर्ट फिल्म ले भी पाएगा? मानवू ने कहा कि ये लड़का आगे जाकर पक्का एक बड़ा हिट बनेगा। अगर हम इसे अभी से सिक्योर कर लें तो फ्यूचर में हम नए इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। सामने से दोंग चून बोलने लगा कि कोई बात नहीं, वैसे भी पिछले 3 सालों में इतना कुछ हुआ है कि अब मेरे लिए उम्मीद की आखिरी किरण को देखना भी मुश्किल हो रहा है। डिटेक्टिव एजेंसी को बार बार रिजेक्ट होता देख अब मैं थोड़ा थक चुका हूं। इसके अगले दिन सुबह प्रोफाइलर हारियांग ड्रामा के फुल स्केल प्रमोशन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच गई। इस पर लिखे गए आर्टिकल्स ने पब्लिक में भी काफी क्यूरियोसिटी का माहौल बना दिया था। इसका फायदा उठाकर उन्होंने ड्रामा का नाम प्रोफाइलर हारियांग भी उसी दिन रिवील कर दिया। ये न्यूज तेजी से फैलने लगी और इसने काफी पब्लिक इंटरेस्ट भी गेन किया। वहीं दोंगचून अपने फोन पे ये न्यूज पढ़कर सोच रहा था कि ये वाकई में इंप्रेसिव है। मैं इसके लिए खुश हूं क्योंकि ये मेरे एक अच्छे दोस्त का प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ ही मैं इस बात से थोड़ा एनवियस भी हूं। मैं यहाँ GGO एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पार्क से मिलने आया था। उन्होंने तो मुझे 3 बजे आने को बोला था, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? इतना सोच दोंगचून जाने के लिए खड़ा होकर बोलने लगा कि इन लोगों को लगता है कि यही बॉस है, मुझे इस पर गिव अप कर देना चाहिए। तभी वहां पर कोई आ गया। दोंगचून दरवाजे पर खड़े बंदे को देख सोचने लगा कि ये टॉल है और इसके लुक्स भी डिसेंट है। शायद ये GGO एंटरटेनमेंट का कोई नौसिखिया होगा। इतना सोच दोंगचून उससे बोलने लगा कि तुम काफी लेट हो, तुमने तो कहा था कि तुम 3 बजे आने वाले हो। वुजीन ये सुन कंफ्यूज हो गया। दोंगचून ने आगे पूछा कि क्या डायरेक्टर पार्क कहीं चाय वाय पीने गए हैं? वैसे तुम यहाँ बैठ सकते हो, डायरेक्टर पार्क यहाँ पहुंचने के बाद बाकी की डिटेल्स बता देंगे। तो क्या तब तक हम थोड़ी एक्टिंग देख लें? इतना बोल वो मन ही मन सोचने लगा कि GGO एंटरटेनमेंट एक बड़ी कंपनी है, वो काफी सारे नौसिखिए रखने के लिए जानी जाती है। इस लड़के के बिहेवियर से लगता है कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं, लेकिन एक्टिंग करना एक अलग बात है। फिर उसने आगे पूछा कि तुमने तैयारी तो करी ही होंगी, राइट? तुम ऐसे ही अपना मुंह दिखाने तो नहीं आ गए ना? सामने से उस बंदे ने कहा कि हाँ, मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है। दोंगचून ने उससे कहा कि तो ठीक है, मुझे कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। ये सुन वुजीन उस स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करने लगा। फिर यहां पर हमें बताया जाता है कि डिटेक्टिव एजेंसी एक 45 मिनट का प्रोजेक्ट है, जो कि शॉर्ट फिल्म में काफी लंबा माना जाता है। ये कहानी किम रियूजिन की है, जो खुद के दम पर एक एजेंसी चलाता है। एक दिन कोई 40 साल का क्लाइंट उसके पास आता है, जिसे शक था कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उसने किम रियूजिन से यह बात कंफर्म करने की रिक्वेस्ट की। किम रियूजिन ने भी ये केस एक्सेप्ट कर लिया और उस क्लाइंट की वाइफ को ऑब्जर्व करने लगा। एज एक्सपेक्टेड, जब वो हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, तब उसकी वाइफ वाकई में किसी और आदमी से मिली। किम रियूजिन भी उनका पीछा करते हुए दूर जंगलों में किसी बंगले तक जा पहुंचा। लंच से लेकर दोपहर तक उन दोनों ने ऐसे टाइम स्पेंड किया कि जैसे वो एक कपल हो। लेकिन अचानक से सूप पीते हुए वो बंदा गिर पड़ा। ये देख उस वाइफ ने किसी और बंदे को बुलाया। वो हट्टा कट्टा बंदा उस बेहोश हो चुके बंदे को अपनी कार तक ले गया और फिर किसी अनजान जगह पे गायब हो गया। वहीं किम रियूजिन, जिसने कि अभी अभी ये केस लिया था, वो किसी का मर्डर देखकर चौंक गया। वो बंगले की एक खुली हुई खिड़की देखकर संभलते हुए अंदर घुस गया। थोड़ी ही देर में वो बेसमेंट में जा पहुंचा। वहां पर उसे एक और बंदा जमीन पे लेटा हुआ दिखाई दिया। किम रियूजिन को जब पता चला कि ये बंदा अभी जिंदा है, तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो जल्दी से बेसमेंट के एक कोने में छिप गया, जहां टूट चुका फर्नीचर रखा हुआ था। और अब किम रियूजिन एक फ्यूजिटिव है जो कि बंगले में घुस आया है। डिटेक्टिव एजेंसी एक बंगले में टेंशन, थ्रिलर और प्लॉट ट्विस्ट से भरी हुई शॉर्ट फिल्म है। इसके प्रोटैगनिस्ट किम रियूजिन का रोल प्ले करने वाले बंदे को टॉप नॉच की एक्टिंग डिलीवर करनी होगी, ताकि ये बंगला एक खतरनाक सपने जैसा फील हो सके। और ऊपर से डिटेक्टिव एजेंसी साउंड इफेक्ट्स पे भी हेविली फोकस्ड है। इससे ऑडिटोरी प्रेजेंटेशन का काम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक्टिंग करने के लिए प्रोटैगनिस्ट की इंटरनल एक्टिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस पे एम्फसाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोल वुजीन ने दोंगचून को बताया कि अभी के लिए बस इतना ही है। वहीं दोंगचून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या देख लिया। ये परफॉर्मेंस तो बहुत ही चैलेंजिंग होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था मानो किम रियूजिन सही में मेरे सामने आ गया हो। यह हकीकत से भी ज्यादा रियल था। मैंने एक्टिंग की ऐसी स्टाइल पहले कभी भी नहीं देखी। क्या GGO एंटरटेनमेंट ने वाकई में ऐसे बंदे को डेवलप किया है? इतना सोच दोंगचून वुजीन से पूछने लगा कि तुम GGO एंटरटेनमेंट में कब से काम कर रहे हो? तभी वहां पर कोई आ गया। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये मानहवा अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इसका अगला पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।